बड़ी वाली कर लेगी। एक बार सुधा के पास उसके बहुत ही खास मेहमान आते हैं। अच्छा बहू, जा सबके लिए खाना बना दे। जी मम्मी जी। उसके बाद श्रुति रसोई में जाकर खाने की तैयारी करती है। तभी थोड़ी देर बाद सुधा भी वहां आ जाती है। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? तूने सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्च क्यों डाली? नहीं मम्मी जी, मैंने तो ज्यादा मिर्च नहीं डाली। अच्छा ये सब छोड़, तूने खाने के साथ सादी दही क्यों रखी है? और इतनी दही में सबका काम चलेगा क्या? अरे तूने सलाद भी नहीं काटा? मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि तभी वहां पर घर की बड़ी बहू रितु आ जाती है। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। हाँ बहू जल्दी कर, वो सब इतनी देर से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और अब तक खाना नहीं गया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जी मम्मी जी, आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद सुधा वहाँ से चली जाती है और रीतु जल्दी से दही को पतला करके उसका रायता बना देती है और सारी तैयारी करके फटाफट खाना परोस देती है। खाना वाकई स्वाद था, मज़ा आ गया। मेहमान तो खाने की खूब तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, मेरा नाम बचा लिया। नहीं तो इसका बनाया हुआ खाना परोसती तो सब मेरी बुराई करते। कोई बात नहीं मम्मी जी, श्रुति अभी नई नहीं है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे धीरे धीरे क्या, बिल्कुल बुढ़ापे में सीखेगी। 1 साल तो होने वाला है इसे आए। माफ़ करना मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर शाम को जब श्रुति बाजार से वापस घर आती है। बहू, मेरी दवाई ले आई? जी पापा जी, मैं आपकी सारी दवाई लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ टेबल पर रख दे, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। जी पापा जी। फिर श्रुति वहाँ पर सारी दवाइयाँ रखकर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद नरेंद्र फिर से आवाज़ लगाता है। बहू, ज़रा 1 गिलास पानी तो लाना। नरेंद्र की आवाज़ सुनकर रितु उसके लिए पानी लेकर आती है। लीजिए पापा जी। अब बेटा ला, मुझे मेरी दवाई भी दे दे। फिर रितु जैसे ही नरेंद्र को उसकी दवाइयाँ देती है। पापा जी, ये दवाई तो आपकी नहीं है। ये क्या बोल रही है बहू तू? आज ही मैंने श्रुति से सारी दवाइयाँ मंगवाई है। हाँ लेकिन पापा जी, ये देखिए बिल्कुल अलग है। अरे तूने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, श्रुति बहू पहली बार दवाई लेने गई थी, शायद उससे गलती से ऐसा हो गया होगा। हाँ पापा जी, कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ। उसके बाद रितु बाजार से सही दवाई लेकर आती है और नरेंद्र को देती है। जब ये बात सुधा को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। अरे तुझसे एक भी काम सही से क्यों नहीं होता है? सब काम गलत ही करती रहती है। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो दवाई गलत है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अरे मैंने कब कहा कि तूने जानबूझकर ऐसा किया? लेकिन तुझे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दिन में 50 तो गलतियां करती है, फिर माफ़ी मांगती रहती है। अरे पहले ही उस काम को अच्छे से कर लिया करना। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह श्रुति से छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था कि श्रुति से गलती ना हो, लेकिन हर बार रितु उस समस्या को हल कर देती थी। इस वजह से सुधा श्रुति को हमेशा डांटती रहती। फिर कुछ दिन बाद जब सुधा हॉल में बैठी थी। बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ। अपनी सास सुधा की आवाज़ सुनकर श्रुति उसके पास आती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे तू क्या करने आ गई? मैंने रितु बहू को बुलाया था। मम्मी जी, वो रितु भाभी बाजार गई है, आप बता दीजिए क्या काम है, मैं कर दूंगी। अरे ना बाबा ना, रहने दे, तुझसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। मैं रितु बहू के आने का इंतज़ार कर लूँगी, तू जा यहाँ से। ठीक है मम्मी जी। श्रुति वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर जब घर की बड़ी बहू रितु बाजार से लौटती है तब। अरे बहू तो आ गई? जी मम्मी जी, आज ना बाजार में बहुत भीड़ थी, मैं तो थक गई एकदम। कोई बात नहीं बहू, तू आराम से बैठ, फिर मुझे ना तुझसे एक ज़रूरी काम भी है। जी बोलिए ना मम्मी जी। मैं एक सोने की अंगूठी खरीदना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलेगी? अरे मम्मी जी, नेकी और पूछ पूछ। तो ठीक है, तू साथ होगी तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, वरना अकेले तो मैं ऐसा कुछ लेने ही ना जाऊँ। मम्मी जी, मेरे होते हुए किस बात की चिंता? सही कहा बहू तूने, तो सारे काम कितने अच्छे से संभाल लेती है। फिर अगले दिन सुधा और रितु दोनों सुनार की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से सोने की अंगूठी खरीद कर घर वापस आते हैं। क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। खुश कैसे ना हो, मैंने आज सोने की अंगूठी खरीदी। यह सही है, तो मैं तो खुश होना ही था, पैसे तो मेरे गए हैं। अरे इसमें मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कैसा फ़ायदा? रितु बहू ने पूरे 2000 की बचत करवा दी। अच्छा, वो कैसे? अरे वो सुनार रितु का जानकार था, जिसकी वजह से उसने हमारे 2000 रुपये कम कर दिए। चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हमारी ऋतु बहू है ही समझदार। सही कहा आपने, हमारी ऋतु बहू को सारी चीज़ की समझ है और सभी काम बहुत अच्छे से करती है। साथ ही इसे मोल भाव भी बहुत अच्छे से करना आता है। बस मम्मी जी, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। अरे नहीं बहू, अब से पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी। घर का राशन पानी से लेकर सब चीज़ तक का हिसाब किताब अब तू ही देखेगी। अरे लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं बहू, मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालूंगी। अरे वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। इस तरह ऋतु पूरे घर की जिम्मेदारी खुद ही संभालती थी। उसे कोई भी काम करने से पहले किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। सुधा भी हर चीज़ में ऋतु से ही सलाह लेती थी। एक दिन जब सभी नाश्ता कर रहे थे, अरे बहू तू आजकल खाना कैसा बनाने लगी है? मम्मी जी वो, दरअसल मम्मी जी खाना मैंने बनाया है। बस, अगर तूने बनाया है तो भला ये अच्छा कैसे हो सकता है? तुझसे तो कुछ भी काम ढंग से नहीं होता। अरे कभी कुछ तो अच्छा कर लिया कर। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, श्रुति धीरे धीरे सब सीखेगी। अरे एक तू भी तो बहू है जो हर काम इतने अच्छे से करती है, लेकिन ये तो एक भी काम ढंग से नहीं करती। ऋतु बहू, अब से खाना तू ही बनाएगी। खासकर जब भी घर में कोई मेहमान आएगा तो रसोई की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। जी ठीक है मम्मी जी। सुधा श्रुति को डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो श्रुति की हर छोटी छोटी गलती पर उसे डांटती रहती थी। जैसे एक बार की बात है, जब श्रुति और ऋतु दोनों रसोई में काम कर रहे थे, वैसे ही सुधा को कुछ टूटने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो रसोई में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि एक डिनर सेट टूटा हुआ था। अरे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, तेरे तो सारे काम ही खराब होते हैं। एक भी काम तुझे ढंग से नहीं करना, घर में सिर्फ नुकसान करने पर तुली रहती है। लेकिन मम्मी जी। क्या हर बात में बस मम्मी जी करती रहती है? पहले तो गलती करती है, फिर माफ़ी मांगती रहती है। अरे कब अकल आएगी तुझे? तब ऋतु सुधा की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मम्मी जी दरअसल इसमें श्रुति की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। ये डिनर सेट मुझसे गलती से टूट गया। क्या कहा? जी मम्मी जी, मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं बहू, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा डिनर सेट निकाल लियो। ठीक है मम्मी जी। ये सब देखकर श्रुति काफ़ी हैरान हो जाती है। जिस गलती के लिए सुधा अभी 2 मिनट पहले ही श्रुति को इतना ज़्यादा डांट रही थी, लेकिन ये पता चलने पर कि वो गलती ऋतु ने की है, वो उसे तो कुछ भी नहीं कहती। एक तरफ सुधा श्रुति को हर छोटी छोटी बात पर डांटती थी, लेकिन ऋतु को कुछ नहीं कहती थी। सुधा अब अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करने लगी थी। एक दिन सुधा बाजार से सामान लेकर आती है और अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। देख बहू, मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह मम्मी जी, साड़ी। ये दोनों साड़ी तो बिल्कुल एक जैसी है, बस दोनों का रंग अलग है। हाँ, अब त्योहार आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों के लिए एक एक नई साड़ी ले आओ। तुम दोनों अपना अपना रंग पसंद कर लो। श्रुति अपने लिए नीला रंग पसंद करती है, लेकिन तभी ऋतु कहती है, ओह नीला रंग तो मुझे भी बहुत पसंद था। अरे कोई बात नहीं बहू, तू नीला रंग ले ले और हरा वाला श्रुति ले लेगी, है ना बहू? जी मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। देख ऋतु बहू, मैं तेरे लिए ना एक सूट भी लाई हूँ। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छा है ना? तुझे पसंद आया ना? हाँ मम्मी जी, बहुत। अच्छा श्रुति बहू, जा हमारे लिए एक एक कप कड़क चाय बना कर ला। जी मम्मी जी। उसके बाद श्रुति उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है और उन्हें चाय देने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है। आखिर सब मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। आखिर मैं ऋतु भाभी की तरह परफेक्ट बनूं तो कैसे बनूं? इस तरह सुधा अपनी दोनों बहुओं में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करती थी और वो हमेशा ऋतु की ही साइड लेती थी। ये सब देखकर श्रुति को बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा सब अच्छा करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुधा कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थी। एक दिन सुधा से मिलने उसकी एक सहेली आती है। अरे वीना बहन, आओ आओ। कैसी हो सुधा तुम? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। बढ़िया तो होगी, घर में दो दो बहुएं जो है। तब श्रुति उन दोनों के लिए पानी लेकर आती है और वो वीना के पैर छूती है। जा बहू, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना ला। जी मम्मी जी। तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, मेरी बहू तो है ही कमाल। मेरी बड़ी बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुधा और वीना खूब बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति थोड़ी देर के बाद उनके लिए चाय और पकौड़े बनाकर ले आती है। वीना जब उन्हें खाती है, सच में ये पकौड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब तू मेरी बड़ी बहू के हाथ का खाना खाएगी ना, तो साथ में अपनी उंगलियां भी खा जाएगी, गारंटी से।
अरे ऐसा क्या है तेरी बड़ी बहू में जो तू तब से बड़ी बहू ही करने में लगी हुई है? ज़रा थोड़ी तारीफ अपनी छोटी बहू के लिए भी बचा दे। अरे इसके बारे में तो अब बस मैं क्या ही बोलूँ। क्यों भला? अरे ये एक भी काम ढंग से नहीं करती, इतनी तो गलतियाँ करती है दिन में। अरे कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती है। अरे मेरी बड़ी बहू रितु को देख, कितनी परफेक्ट है, सारा काम बड़े अच्छे से संभालती है। उसने पूरे घर को संभाल रखा है, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होने देती। इस तरह सुधा अपनी बड़ी बहू रितु के तारीफों के पुल बांधने में लगी रहती। ये सब श्रुति सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सास दूसरों के सामने भी उसकी सिर्फ बुराइयां ही करती है और रितु बहू के गुण गाते थकती नहीं। फिर तभी श्रुति के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। हेलो माँ। हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? बस ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? क्या बात है बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? जब भी देखो तू हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। माँ, मैं रितु भाभी की तरह परफेक्ट क्यों नहीं बन पाती? सब उनकी इतनी तारीफ करते हैं, वो हमेशा सभी काम इतने परफेक्ट तरीके से करती है और मुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। अरे बेटा, तू हमेशा बताती है ना वो कितनी परफेक्ट है, लेकिन कोई भी इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? तू खुद ही सोच। मेरी बात मान, तू उस पर ज़रा ध्यान रख। आखिर वो ऐसा क्या चमत्कार करती है जो सभी कामों को सही कर देती है? बेटा, हो ना हो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन माँ। बेटा, एक बार मेरी बात पर गौर ज़रूर करियो। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद श्रुति अपनी माँ का फ़ोन कट कर देती है। श्रुति की माँ की बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। अब श्रुति भी अपनी माँ की बातों को बड़ी गहराई से सोच रही थी। फिर उसी दिन से श्रुति रितु के ऊपर नज़र रखने लगती है। शुरुआत में तो श्रुति को सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर एक दिन वो देखती है कि रितु बाजार से बहुत सारे बैग लेकर आई है और उन्हें छुपाकर अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख देती है। चलो शुक्र है, आज भी रास्ता क्लियर था, किसी ने मुझे देखा नहीं। उसके बाद रितु वहाँ से चली जाती है। फिर जब श्रुति कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बिल नज़र आता है। वो उस बिल को उठाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, इतने महंगे कपड़े! ये बिल तो कई हज़ारों रुपए का है। कुछ तो गड़बड़ है। दीदी ने वैसे भी ये सारे कपड़े सभी से छुपाकर अलमारी में रखे। अब मुझे आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी। उसके बाद श्रुति उस बिल को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन वो अपने जेठ पंकज के पास जाती है। अरे श्रुति, आओ, क्या बात है? भैया ये बिल देखिए तो। अरे वाह श्रुति, तुम्हारी तो मौज हो गई, तुमने इतने महंगे कपड़े खरीदे। तुम जानबूझकर मुझे ये बिल दिखाने आई हो। ज़रूर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भेजा होगा मुझे ये दिखाने के लिए कि यश तुम्हें कितनी शॉपिंग करवा रहा है और मैं उसे कोई भी शॉपिंग नहीं करवाता। लेकिन माफ़ करना श्रुति, यश की तरह मैं इतना दिलदार नहीं हूँ। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये बिल तो भाभी की शॉपिंग का है। क्या कहा? रितु ने इतनी शॉपिंग की? हाँ भैया, कल भाभी शॉपिंग करके आई और उसी में से ये बिल गिर गया। लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो उसे शॉपिंग के लिए 1 रुपया नहीं दिया। कोई बात नहीं भैया, मुझे सब पता चल गया है। इतना कहकर श्रुति पंकज से वो बिल लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे लेकिन जो पता चला वो मुझे भी बताकर जाना चाहिए था ना, मैं तो अब और कंफ्यूज हो गया। फिर शाम को जब सभी हॉल में रितु का इंतज़ार कर रहे थे। क्या बात है, आप सभी इतने सीरियस क्यों हैं? क्या कोई मीटिंग होने वाली है? हाँ बहू, हमें तेरा पर्दाफाश करना है। क्या मम्मी जी? लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने? श्रुति बहू, ज़रा सारे एविडेंस रितु बहू के सामने रखे जाए। एविडेंस? कैसे एविडेंस? भाभी, मैंने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और मुझे कुछ रहस्य पता चले। आप कल शाम को कहाँ गई थी? अब बाज़ार गई थी। आप वहाँ क्या करने गई थी? सामान खरीदने गई थी। कैसा सामान? घर का राशन वगैरह। फिर श्रुति रितु के सामने कपड़ों का बिल रखती है, जिसे देखकर रितु काफ़ी हैरान हो जाती है। तो भाभी, ये कहाँ से आया? ये कल का ही बिल है ना? क्या बात है बहू, तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? उसके बाद श्रुति रितु के सामने उसके हिसाब किताब की डायरी रखती है। बहू, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तूने डायरी में सभी सामान के दुगने रेट बताए और हमसे पैसे हड़पे। इतने पैसे हड़प कर तू इतनी महंगी महंगी चीज़ें अपने लिए खरीद कर लाती थी और मैं समझती थी मेरी बड़ी बहू बहुत ही समझदार है, वो हिसाब किताब में बहुत अच्छी और पक्की है। लेकिन हमें क्या पता था कि तू हमें इतना बड़ा धोखा देगी। हाँ बहू, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमसे मांग लेती,
लेकिन तूने इस तरह चोरी छुपके ये सब गलत काम किया। सभी रितु की इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। रितु का भांडा फूटने पर उसे भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मम्मी जी, पापा जी, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे वो तो शुक्र है कि श्रुति बहू ने सब पता कर लिया, नहीं तो हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चलता। और तू इसी तरह हमें हमेशा धोखा देती रहती। मैं तुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन हमने भी श्रुति बहू के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, ख़ास करके सुधा, इसमें तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है। श्रुति बहू को हर छोटी छोटी बात पर ताने मारे, उससे ना तो तुमने कभी प्यार से बात की और ऊपर से हमेशा उसकी सिर्फ बुराइयां ही की। तुमने कभी श्रुति बहू की मेहनत और लगन नहीं देखी। श्रुति बहू रितु बहू से ज़्यादा ईमानदार निकली। आप सही कह रहे हैं जी। श्रुति बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा और तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने हमेशा तुम दोनों में बहुत भेदभाव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। कम से कम तूने हमें रितु बहू की तरह इतना बड़ा धोखा तो नहीं दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रितु भाभी को भी माफ़ कर दीजिए, उन्हें भी अपने किए पर पछतावा है। हाँ मम्मी जी, मैं आगे से ऐसी गलती को भी नहीं करूँगी। ठीक है श्रुति बहू, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैं भी आगे से तुम दोनों के साथ कभी भेदभाव नहीं करूँगी। मुझे अब समझ में आ गया कि कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती है। इस तरह सुधा के सामने अपनी बड़ी बहू रितु का सच आ ही जाता है।